पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा हम लोग बिहार की ही करते हैं और देखिए, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव तो विदेश घूम रहे हैं, कब आएंगे पता नहीं। नीतीश कुमार अपने काम में लगे हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए भाजपा के। लेकिन थोड़ी खटपट, थोड़ा तनाव, थोड़ी सिकन जहां दिख रही है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लड़ने के लिए 6 सीटें बीजेपी ने दी एनडीए में। नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने पहले ही स्पष्ट कर रखा था कि हमारा समझौता बीजेपी के साथ है, बीजेपी का समझौता राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के साथ है। तो उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदें अधिक थी, लेकिन 6 सीटें मिली। सीटों को लेकर विवाद भी हुआ। महुआ की सीट चाहते थे बेटे को लड़ाने के लिए, लेकिन वह सीट नहीं मिली। वह सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई और उस सीट के बदले उस वक्त क्या क्या हुआ, यह हम और आप जानते हैं। देखिए, बदले में मुजफ्फरपुर की एक सीट मिली। वह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हार गई, लेकिन 6 में से 4 जीते उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी, उनके अलावा रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह। अब देखिए, जितना बड़ा जनादेश मिला एनडीए को और उतना ही बड़ा जनादेश बीजेपी और जेडीयू को। सहयोगी दलों की आवश्यकता नहीं के बराबर है। सम्मान उनका है, लेकिन वह बार्गेन नहीं कर सकते। बार्गेनिंग कैपेसिटी तो नीतीश कुमार की भी बहुत नहीं बची। हम लोगों ने पहले दिन ही टिप्पणी में कही थी कि नीतीश कुमार 43 सीटें लेकर 2020 में जितने मजबूत थे, वह 85 सीटें जीतकर नहीं है। हमने और आपने देखा, पूरे बिहार ने देखा कि कैसे बीजेपी ने गृह मंत्रालय प्राप्त कर ही लिया। सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बन गए। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक समझौता हुआ था कि एमएलसी की एक सीट दी जाएगी, तो उन्होंने तुरंत इनकैश कर लिया। बेटे को एमएलसी बनवा दिया, मंत्री भी बनवा दिया। बात यहीं से बिगड़नी शुरू हुई। उपेंद्र कुशवाहा का तर्क अपना है और अब बात वहां तक पहुंच गई है कि लोग कहने लगे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट जाएगी। जो 4 विधायक हैं, उनमें उनकी मैडम ही उनके साथ है, बाकी तो दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं। मतलब आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और माधव आनंद। देखिए, यह कहना भी सच होगा कि यदि इन तीनों के पास उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सिंबल न होता या एनडीए का टिकट न होता, तो शायद ये विधायक न बनते। तो अब ये तीनों, इनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। लिट्टी पार्टी में नहीं गए, संपर्क में नहीं है और अलग अलग रास्ते। जिस दिन लिट्टी पार्टी, उस दिन नितिन नवीन से मुलाकात। यह भी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पास आप नहीं जाते हैं, अपनी पार्टी के सुप्रीमो के पास, और नितिन नवीन से जाकर मुलाकात करते हैं जब वह पटना आते हैं। तो नितिन नवीन से मिलना बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हम नहीं मानते, क्योंकि नितिन नवीन से मुलाकात तो नीतीश कुमार ने भी की थी। नीतीश कुमार ने नितिन नवीन से मुलाकात की, नितिन नवीन ने जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। नितिन नवीन का कद इतना बड़ा हो गया है कि जितने भी घटक दल हैं, उनके नेता उनसे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जो कयासबाजी में लगे कि उपेंद्र कुशवाहा की ये विधायक टूट जाएंगे तो बीजेपी वाले साथ कर लेंगे। भाई, आज इसी पर हम लोग विवेचना करें कि क्या जरूरत है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ने की। जो कयास लगा रहे हैं, वह मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी को कैसे तोड़ा गया था, उसका उदाहरण दे रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी कैसे टूटी थी। तो क्या आज एनडीए में बीजेपी, जेडीयू को, आरएलएम को तोड़ने की जरूरत है? उपेंद्र कुशवाहा भी चिढ़ा रहे हैं। वह विधायक तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन कभी एलजेपीआर के किसी प्रवक्ता को तोड़ दे रहे हैं, किसी हम पार्टी के प्रवक्ता को या नेता को तोड़ दे रहे हैं। तो यह राजनीति चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार का कोई इंटरेस्ट नहीं। पहले भी उन्होंने कहा है कि भाई, ये जो है सहयोगी दल, वह बीजेपी के हैं, हमारा संबंध तो बीजेपी से है। तो ये 3 विधायक यदि बहुत नाराज भी हैं, तो इन्हें लेने को कौन तैयार है?
बीजेपी मुझे दिखता नहीं है। इसकी संभावना कहां तक हम देखें कि यह विधानसभा के अध्यक्ष को लिख कर दे देंगे कि मुझे असंबद्ध कर दिया जाए। चिराग पासवान भी क्या हिम्मत करेंगे? और क्या रास्ता बचता है कि ये आरजेडी के साथ हो जाएंगे? और आगे मतलब जो हम लोग चर्चा करेंगे उसमें इसकी चर्चा भी होगी कि इस सारे घटनाक्रम से जो राज्यसभा की 5 सीटें हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा की सेहत पर क्या असर होगा। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बातें तो आपने मोटे तौर पर जो बात कही उसी का विस्तार अब हम लोग आगे विश्लेषण में करेंगे। इसमें तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक सबसे पहले इस बात को ऐसे समझें कि जो पार्टियां एनडीए में हैं, 5 घटक दल जो एनडीए के हैं, उनमें क्या कहीं कोई मनमुटाव है या किसी तरह का कोई तनाव है, किसी तरह की कोई एक दूसरे का रास्ता काट रही हैं पार्टियां? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों एक दूसरे की पार्टी लोग तोड़ेंगे? उस मामले में तो पहले ही 2 बड़ी पार्टियों को हम लोग अलग कर दें। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का तो कोई मतलब नहीं है। एक पार्टी के पास 89 सीटें हैं, दूसरे के पास 85 सीटें हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। उनको कोई इस बात की, वो लोग किसी इस मामले में दखल देने नहीं जा रहे हैं। अब वो जो पिछले विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ था उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो 3 छोटी पार्टियां हैं इनमें जरूर एक लेवल पर अपना तनाव बना हुआ है। और उस तनाव के कारण हम लोगों को पता है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का जो तनाव है वो हम लोगों को पता है, एक समय से वो एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी है, एक नंबर गेम भी है, वो सब चीजें आपस में उन दोनों की है। या अभी जैसे वाजपेयी को इन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता थे चिराग पासवान की पार्टी के, उनको अपने यहाँ ज्वाइन कराया, तो उनके भी तनाव का कारण समझ में आता है। बिल्कुल। लेकिन दोनों बड़ी पार्टियों के साथ इन तीनों पार्टियों का कोई तनाव नहीं है, उनका सद्भाव बना हुआ है। एक बात तो ये, अब इन तीनों का तनाव, आपस का तनाव किस हद तक बढ़ने देंगे बीजेपी और जेडीयू? वो दोनों तो नजर रखे हुए ना, एक तो निगहबान है ना, 2 बड़ी पार्टियां निगहबान है जी। और उनके नेता लगातार नजर रखे रहते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं और अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार के ही हो गए, तो उनकी नजर अपनी सहयोगी पार्टियों के घटनाक्रम पर रहती है। तो उनकी भी नजर होगी कि ये लोग आपस में कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़े। देखिए, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी, 4-5% वोट का खेल है, 5% का। आज तमाम उसके बावजूद आप कहिए कि 25 सीट है आरजेडी को या 35 ही टोटल सीट है महागठबंधन को, लेकिन सीटें तो 37-38%, वोट तो 37-38% है उनको। बिल्कुल, तो 5% वोट अगर उधर से इधर आया तो खेल बिगड़ गया। और वो 5% वोट जो है, ये तीनों नेता जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, सब एक साइजेबल वोट को होल्ड करते हैं। इनका अपना एक वोट का महत्व है इन लोगों का, परसेप्शन बनाने में भी ये लोग काम करते हैं। तो बीजेपी की भी नजर होगी, जेडीयू की भी नजर होगी कि इनमें अगर तनाव है भी तो एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़े। तो इसलिए अभी जो बातें आप जो लोग कह रहे हैं और जिस पर आपने अपना जो प्राइमरी आपका जो इंट्रोडक्शन था वो ठीक था कि ऐसा कुछ अभी नहीं होने जा रहा है कि विधायक टूट करके किसी पार्टी में जा रहे हैं। बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है, जेडीयू को कोई जरूरत नहीं है। ये लोग आपस में एक दूसरे को तोड़ेंगे तो बीजेपी जेडीयू की नजर रहेगी, वो लोग रोकने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं हो, कोई अभी से झगड़े का मैसेज नहीं जाए। ये बड़ा मैसेज है बड़ा, कि झगड़े का, आपस में झगड़े का मैसेज नहीं जाए। अब अगर पिछली बार की विधानसभा की जो लोग बात कर रहे हैं, हमने कई लोगों को देखा, बात में भी लोगों ने कहा कि उस समय भी क्या जरूरत थी। उस समय जरूरत थी जी, बिल्कुल जरूरत थी। एक जरूरत तो ज्ञानेश्वर जी ये थी कि जेडीयू बीजेपी मिलाकर के बेयरली जो मैजिक फिगर है वहां तक पहुंचे हुए थे। 122 मैजिक फिगर है बिहार का और 125 सीटें हो रही थी, इन सबकी मिलाकर के 125 सीटें हो रही थी। तो उस समय अगर ओवैसी की पार्टी के एमएलए आपके साथ आ रहे थे तो ये आपके लिए जरूरी था कि आ जाए। ये मतलब हम उस समय जेडीयू आरजेडी के, अच्छा वो तो जेडीयू आरजेडी के नंबर थोड़ा इससे ज्यादा थे, मुकेश सहनी वाली बात हम लोग बाद में करेंगे। तो वो एक जरूरत ये थी कि सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ हो गई थी। सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ हो गई थी कि नीतीश कुमार की तो अब राजनीति हम लोग जानते ही हैं, वो चाह रहे थे कि बीजेपी की राजनीति भी वो समझते हैं कि अपने सहयोगी आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनवा दे, तो उन्होंने बनवा दिया। तो एक जरूरत उस समय थी, एक जरूरत थी, तो वो जरूरत पूरी हो गई। इसी तरह से जब बीजेपी जेडीयू साथ में आए तो जरूरत थी, तो मुकेश सहनी की पार्टी को साथ में ले आया गया। और वो हम लोग को पता है कि वो बोचहा सीट से शुरू हुआ था उसका मामला। तो दोनों ही गठबंधनों में एक जरूरत की वजह से उस समय टूट हुई थी। दोनों गठबंधन, जो इंडिया ब्लॉक था वो बहुमत से सिर्फ 10 सीट पीछे आ रहा था, और जो महागठबंधन था वो जो इंडिया ब्लॉक था वो 10 सीट पीछे था, और जो एनडीए था वो 3 सीट आगे था। तो एकदम बराबरी का मामला हो गया था, 122 के आसपास दोनों गठबंधन आ गए थे। तो इसलिए जरूरत थी, आज वैसी कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो इसलिए कोई जरूरत भी नहीं है।
राजनीतिक रूप से इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, और एक निगहबानी करने वाली पार्टी है बीजेपी, जो नहीं चाहती है कि संबंध बिगड़े आपस का, इसलिए हम्म, ये नहीं होने जा रहा है। ये नहीं होने जा रहा है कि टूट के उधर चले जाएं। जी, लेकिन ये जरूर है ज्ञानेश्वर जी कि तनाव बना हुआ है राष्ट्रीय लोक हम्म, मोर्चा में, और उस तनाव को दूर करना, अब एक बार जब दूरी बढ़ जाती है ना पॉलिटिक्स में, ये पार्टी के भीतर, अगर पार्टी सुप्रीमो, अब हम लोग जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा भी टॉलरेट करने वाले व्यक्ति नहीं है, वो भी बहुत बिल्कुल, कम, हमेशा बहुत कम कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में रहते हैं वो भी। तो हम्म, उनको अगर ये लिखने लगा कि उनकी पार्टी के एमएलए डिफाई कर रहे हैं, उनके वो आला कमान है उनको डिफाई कर रहे हैं, तो एक हम्म, दूरी निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो अब वो दूरी इसी तरह से रहेगी कि भाई वो लोग अलग रहेंगे, अलग दूरी बनाए रखेंगे, पार्टी के व्हिप से बने रहेंगे, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे, नेता के बुलाए कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, वैसी जी, स्थिति में रहते हैं, या अपने को असंबद्ध घोषित कराने की कोशिश करते हैं वो तीनों बिल्कुल, लोग मिलकर। अब हम्म, और असंबद्ध घोषित कराने की कोशिश करते हैं तो क्या स्पीकर उसकी मान्यता देंगे? अगर हम्म, स्पीकर मान्यता देंगे तो क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बात से नाराज नहीं होंगे पार्टी के, मतलब बीजेपी से, कि भाई आपका आपके स्पीकर हैं और क्यों ऐसा हमारी पार्टी के साथ क्यों हो रहा है? तो बिल्कुल, एक ये भी सवाल है। और तीसरा, वो बन के वो तीनों लोगों का, वो तीनों नेताओं के, वो तीनों भी महत्वाकांक्षी नेता हैं। हम्म, रामेश्वर महतो भी अपने आप में होशियार नेता है, और माधव आनंद को लेकर के तो आप, हम जानते हैं कि कितने वर्षों से वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों वो हम्म, मतलब ऐसी ऐसा करेंगे? जब उनको लोकसभा की टिकट मोतिहारी से नहीं मिली थी तब भी वो साथ में रह गए थे। उसके हम्म, बाद भी जब जब बोर्ड निगम की बात आई और उपेंद्र कुशवाहा को पहला मौका मिला तो उन्होंने उनको एडजस्ट किया था। तो उन दोनों के संबंध तो ऐसे नहीं रहे हैं कि वो टूट जाएं या वो अलग चले जाएं या वो डिफाई करें। तो ये बिल्कुल। तीनों की महत्वाकांक्षा ऐसी है ज्ञानेश्वर जी की वो तीनों एक साथ मिलकर रहेंगे ज्यादा समय तक, ये भी हमको संभव नहीं लगता है कि माधव बिल्कुल आनंद और सही कह आलोक सिंह और सही कह रहे रामेश्वर महतो भी। रामेश्वर महतो मंत्री बनना चाहते थे। अब देखिए उपेंद्र हाँ, कुशवाहा के सामने भी परेशानी थी ना, जो आज परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, वह परिस्थितियां अन्य कारणों से और अन्य अवसरों पर भी पैदा होती। और रामेश्वर महतो की पृष्ठभूमि जानते हैं, उन्हें आरसीपी सिंह ने कहां से कहां उठाया था। हाँ? बिल्कुल हाँ, रामेश्वर महतो का काम क्या है? हाँ? रामेश्वर महतो को कैसे टिकट मिला था? संजय सिंह का टिकट काटकर विधान परिषद में भेजे गए थे। और इस बार भी रामेश्वर महतो को टिकट देने के खिलाफ थे देवेश चंद्र ठाकुर। और बिल्कुल। बताया जा रहा है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने उपेंद्र कुशवाहा से कहा कि हमने आपको समझाया था ना कि बच के रहिएगा, और अब फंस गए हैं। लेकिन फिर वही बात है कि यदि आप इतने नाराज हैं तो आपको लेने को तैयार कौन है? हम्म, आपको लेने को तैयार नहीं है। और क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप पार्टी तोड़कर तेजस्वी यादव से जाकर गले मिल लेंगे? तेजस्वी यादव से जाकर गले मिल लेंगे तो ठीक है कि राज्यसभा की जो बुनावट है या जो मतों की जरूरत है, उसमें शायद एक सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। लेकिन इतनी हिम्मत और जो सामाजिक बुनावट जिससे आप जीत कर आए हैं, चाहे माधव आनंद हो, चाहे आलोक सिंह हो या रामेश्वर महतो हो, यह असंभव सा दिखता है। और एक बार यदि अमित शाह से जब कभी उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं तो माधव आनंद साथ रहे हैं, करीब करीब साथ रहे हैं। अमित शाह ने एक बार नजरों से नजरें मिलाकर कह दिया तो फिर क्या होगा, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। बिल्कुल एकदम ठीक बात है। ये कोई उनके जाने का कोई न राजनीतिक अभी कारण तर्क समझ में आ रहा है और न कोई व्यवहारिक कारण समझ में आ रहा है कि आप उधर जाकर के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये होता कि सरकार को समर्थन की जरूरत होती और 3 विधायक एक गुट बना करके उधर चले गए तो आपकी कोई कीमत मिल गई, आपको किसी को मंत्री बना दिया गया, किसी को कुछ और हासिल हो गया, तो वो भी नहीं हासिल होना है। आप अगर असंबद्ध गुट के तौर पर भी स्टैब्लिश हो जाए तब भी किसी को मंत्री तो नहीं बनाया जाएगा ना। यहाँ तो अपने मंत्री पद की इतनी मारामारी है, जो जेडीयू बीजेपी में ही इतने एमएलए जीते हुए हैं कि उन्हीं का मंत्री पद उन्हीं को बांटना मुश्किल हो रहा है। तो किसी को जरूरत नहीं है। पहली बात, जब राजनीति में कोई जरूरत नहीं होती है तो आपका कोई मोल नहीं होता। इस बात को समझना चाहिए इन तीनों लोगों को। अगर जरूरत हो तो एक विधायक 100 करोड़ का हो जाता है। जैसे मैं महाराष्ट्र में हुआ था, खबर चली थी ना कि 50 खोखा, और विधानसभा में नारे लगते थे 50 खोखे 100 खोखे के। और अगर जरूरत नहीं, उदाहरण है ना, मधुकोरा हाँ, उदाहरण है ना। जब वैसी स्थिति आएगी तो कोई भी कीमत दे सकता है। लेकिन जो स्थिति अभी बिहार में है उसमें आपकी कोई कीमत नहीं है। तो आप टेंट्रम दिखा करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, ना अपने लिए ना एक ब्लॉक के रूप में अपने तीनों पार्टियों के लिए। और ये हिम्मत करना कि आप टूट करके चले जाएं आरजेडी के साथ, देखिए ये बहुत रेयर है। पिछले 11 साल से, जब से नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की कमान है, एनडीए की कमान जब से उनके हाथ में है, तब से ये नहीं होता है कि एनडीए का विधायक टूट करके महागठबंधन में चले जाए। एनडीए के लोग टूट करके नहीं जाते हैं। ये बड़ा रेयर, ये काम नीतीश कुमार ही कर सकते थे, जो उन्होंने किया था कि छोड़ करके चले गए थे, या उद्धव ठाकरे ने किया था। तो उद्धव ठाकरे को तो निपटा ही दिया बीजेपी ने।
अब नीतीश कुमार एक थे जो बच गए, नीतीश कुमार का अपना जादू है, जलवा है, बिहार की अपनी संरचना है, तो वो 3 लोग अपना यहीं बने रहना उनकी मजबूरी है। हाँ, ये अपने नेता के ऊपर जो वो लोग दबाव डाल रहे हैं, उसका आगे क्या असर होता है, ये देखने की बात होगी। देखिए, माधव आनंद वाली बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमको भी लग रहा था कि वो कमिटेड है। जब लोकसभा की टिकट तो कमिट किया हुआ था उनको 2019 के चुनाव में, जब अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को दिया, उन्होंने टिकट मिल भी गई उनको, तब भी वहां वो नहीं, माधव आनंद को टिकट हुआ, और वो लगातार पार्टी को आगे ले जाने में साथ में काम करते रहे थे। आलोक सिंह का भी कोई वैसी पॉलिटिकल हमको नहीं लग रहा है कि कोई बहुत तिकड़म आगे पीछे करेंगे, अभी उनको एनडीए में ही रहना है, तो मोटे तौर पर यही समीकरण रहेगा। अब जो दूसरी बात आपने कही कि ये क्या तीनों लोग जा करके राज्यसभा के चुनाव में कोई पलड़ा उधर का भारी कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वो उसमें भी दिक्कत ये है ज्ञानेश्वर जी कि इस बार 5 ही सीट खाली हो रही है राज्यसभा की। जी जी। 5 सीट का मतलब है कि एक सीट जीतने के लिए 41 वोट चाहिए होगा। बिल्कुल। तो 41 वोट क्या पूरा कर पाएंगे ये लोग? 25 उनकी 35 सीटें होंगी, और 5 अगर उसमें हम लोग जोड़ दें, ओवैसी की पार्टी की 5 सीटें आ जाएंगी, तब जाकर के इन 3 का कोई मतलब बनेगा। 40 और बसपा की एक 41। हाँ, बसपा की एक 41 हो गई, तो वो बसपा का भी वोट ले सकना, अब ये उस समय का खेल होगा। इन तीनों के अगर जब इस तरह की स्थिति बनेगी कि एक एक वोट कीमत की हो जाएगा एक राज्यसभा की सीट के लिए, तब तो इन लोगों के लिए और मुश्किल हो जाएगी कि उधर जाकर क्या वोट कर सके, तब तो इन पर और ज्यादा निगरानी हो जाएगी और ज्यादा निगरानी हो जाएगी। तो आरजेडी के विधायक भी वोट की कीमत चाहेंगे जब ये बिल्कुल चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो वही हम कह रहे हैं कि अब उस दूसरे पार्ट पर आइए, जो पार्ट आप कह रहे थे। हालांकि एक टिप्पणी उसमें हम लोग को ये देखना चाहिए है कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2 बातें कही थी। एक तो हम लोग पहले दिन हम ही लोगों ने चर्चा की थी, 20 तारीख को जिस दिन शपथ हुई, उस दिन हम लोगों ने कहा कि एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक है, एक भूल है। उनको अपनी राजनीति लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स के लिए हम लोग उनको नीतीश कुमार और कर्पूरी ठाकुर की श्रेणी में रखते हैं। अब उन्होंने वो रास्ता लगभग छोड़ दिया, चूंकि उनकी पत्नी भी एमएलए हो गई, बेटे को उन्होंने मंत्री बना दिया, एमएलसी हो गए। अब इसकी वजह से हो सकता है कि नाराजगी हो, एक मैसेज हो जनता के बीच में, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि हम इस वजह से नहीं बनाए कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो अब वो आशंका तो लगभग सही साबित हो गई कि छोटी पार्टियों के साथ ये समस्या है, हर छोटी पार्टी के साथ ये समस्या है। और इस मामले में फिर तो जीतन राम मांझी ज्यादा सुरक्षित है, भाई परिवार के बाहर का आदमी रहे ही नहीं कि इस तरह का कोई खतरा रहे। ये एक बड़ा राजनीति पर बड़ा सवाल है ये कि आप कोई भी नेता कैसे भरोसा करेगा किसी बाहर के आदमी पर, या हम आप जब टिकट बंटवारा करेंगे ये लोग, तो हम लोग कैसे इनको दोष देंगे कि भाई आप परिवारवाद कर रहे हैं। जब बाहर का नेता, जब परिवार के बाहर का नेता इस तरह का आचरण करेगा, तब तो फिर सबके लिए संदेह पैदा हो जाएगा ना, हर आदमी के लिए संदेह पैदा हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि जीतन राम मांझी परिवार के दे दिए, उपेंद्र कुशवाहा परिवार का दे दिए, नहीं दे तो क्या करें। जो हम लोग देख रहे हैं ये तो होगा, फिर तो इन सबके मन में भरोसे की कमी तो हो गई ना। उपेंद्र कुशवाहा के मन में भरोसे की कमी हो गई, जीतन राम मांझी में है, इनके चिराग पासवान में भी है, तो वो एक भरोसे का संकट खड़ा हो जाएगा छोटी पार्टियों में, और वो हमेशा एक कोशिश करेंगे कि टिकट हम दे तो अपने ही लोगों को दें, अपने घर परिवार में। ये एक आगे का संकट हमको राजनीति का दिख रहा है। हाँ, अब राज्यसभा की ओर चलते हैं। 5 सीटें खाली हो रही है, इनमें 2 पर बीजेपी का दावा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 2 पर जेडीयू का। देखिए जो, और 1 पर एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी, वहां कसमकस की स्थिति है। जो 5 रिटायर हो रहे हैं उसमें हरिवंश है, राज्यसभा के उपसभापति हैं जेडीयू से, रामनाथ ठाकुर हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और राजद से 2, देखिए अमरिंदरधारी सिंह, एडी सिंह जो बड़े उद्योगपति हैं, प्रेम गुप्ता दूसरे उद्योगपति हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की जो सीट है जो बीजेपी के खाते से मिली थी। खबर यह है कि जेडीयू दोनों सीटें लेना चाहती है, लेगी ही लेगी। अब हरिवंश और रामनाथ ठाकुर दोनों फिर से जाएंगे, यदि दोनों जाते हैं तो तीसरी बार जाएंगे। यह देखने की बात होगी कैबिनेट रिसफल का फार्मूला क्या होता है बिहार में, और केंद्र में क्या होता है, वह भी प्रभावित करेगा। अब बीजेपी को देखना है कि बीजेपी, अब तो नितिन नवीन का जाना तय हो गया, क्या वह दूसरी सीट किसी सहयोगी दल के लिए छोड़ती है। और देखिए जो 5वीं सीट है उस पर चिराग पासवान की नजर है, क्योंकि तीसरे बड़े सहयोगी दल है। अब रीना पासवान या अब्दुल खालिक का नाम भी इधर के दिनों में, क्योंकि रामविलास पासवान के समय से उनकी चर्चाएं चलती रही हैं। लेकिन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का दावा बन रहा है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं मेरे साथ कमिटमेंट है और मेरा रिन्यूअल होना है।
मुझे 4 साल की जगह 2 साल के लिए भेजा गया था। लेकिन जीतन राम मांझी ने भी कल बयान दिया कि हमारे बेटे, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी को अमित शाह ने कहा था कि राज्यसभा की एक सीट देंगे। तो राज्यसभा की सीट किसके लिए इन्हें चाहिए? तो भाई 5 ही हैं, और यदि 5 के 5 एनडीए ले ले तब भी कसम कस है। और यदि छठा उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने यदि बहादुरी दिखाई और कुछ करिश्मा किया, कहीं से कोई आ गया, तो फिर तो और भी खेल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर, तो असली बात यही हम लोग यहीं से शुरू करें कि क्या चुनाव होगा या निर्विरोध जाएंगे 5 लोग। जो बिल्कुल समीकरण बन रहा है उस समीकरण के हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है। 205 वोट चाहिए है, पांचों सीटें जीतने के लिए 205 वोट चाहिए है, और 202 अपना है एनडीए के पास। उसको 3 वोट का जुगाड़ करना होगा 5वीं सीट के लिए। तो 5 सीट वो लोग जीत सकते हैं, एनडीए के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। लेकिन अगर छठा उम्मीदवार आ गया और चुनाव की स्थिति बनी तो 5वीं सीट पर बहुत घमासान चुनाव होगा, क्योंकि 3 वोट कम हो रहे हैं एनडीए के। और हम लोगों ने कई झारखंड में और बिहार में, दूसरे राज्यों में भी एक प्रयोग देखा है हमने, मतलब हरियाणा में और कई राज्यों में तो बीजेपी ने ही प्रयोग किया है कि निर्दलीय खड़ा कर दो इस तरह की स्थिति में, और दूसरे तरफ से वोट तोड़ करके और उसको जितवा लो। जैसे हरियाणा में तो कार्तिकेय शर्मा भी बिहार में आपको याद होगा जी, सफलता नहीं मिली थी बीजेपी को। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया था। हाँ, और अनिल शर्मा और साबिर अली को, देखिए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से लेकर राहुल कुमार से लेकर अजीत कुमार से लेकर तमाम लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। हाँ, हुआ था उस समय। और उस समय तो जो अनिल शर्मा के बलंडर की हम लोग बाद में बहुत दिन तक चर्चा करते रहे कि जब लोकसभा का चुनाव लड़ना था तो जेडीयू से लड़े, और जब राज्यसभा में जाना था तो बीजेपी में चले गए। दोनों बार उन्होंने गलती की। अगर लोकसभा बीजेपी से लड़े रहते तो भी जीत जाते, या राज्यसभा जेडीयू से लड़े रहते तब भी जीत जाते। तो उस तरह का व्यक्ति करके अब वो स्थिति, उस समय क्या सत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए थे, तो मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार के लिए एक मामला था। नीतीश कुमार की अपनी लड़ाई थी, उनके पास 116 एमएलए था। बीजेपी बैकफुट पर थी, कमजोर थी, पर्दे के पीछे से आरजेडी का समर्थन नीतीश कुमार को मिलना शुरू हो गया था। तो वो एक उस समय की स्थिति अलग थी। अभी वो स्थिति नहीं बनेगी। अभी बीजेपी बहुत पावर में है, बीजेपी सीट नहीं लूज कर सकती है। उसको 3 क्या 30 भी कम होता तभी अगर सोच लेती कि हमको सीट चाहिए है तो वो सीट चली जाती। और हम लोगों ने 2 बार 2 मिसाल देखी है, जो इसलिए हरियाणा कह रहे थे हम कि पूरी कांग्रेस पार्टी 14 एमएलए उनके, एक को छोड़ करके 15 में से 14 ने अपना वोट अवैध करवा दिया था। जी बिल्कुल। जब आर के आनंद को कांग्रेस ने टिकट दे, जब ये इनेलो से आर के आनंद को टिकट दे दिया था। और दूसरी बार इसी कार्तिक शर्मा जो इंडिया न्यूज चैनल के मालिक हैं, वो भी गए इसी तरह से निर्दलीय लड़के, उनको बीजेपी ने सपोर्ट किया। तो वैसी स्थिति होती है। इस बार ऐसा खेल क्या तेजस्वी यादव करने की स्थिति में है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार दे दें। क्या अमरेंद्रधारी सिंह को वो उम्मीदवार उतार सकते हैं? अमरेंद्रधारी सिंह या प्रेम गुप्ता आकर के और इस तरह का खेल कर सकते हैं कि हम 3 वोट कहीं से तोड़ करके जुगाड़ कर लें अपना, 2 वोट जो उनको अपना कम पड़ रहा है, या ओवैसी को मिला करके, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ले आकर के। तो अगर छठा उम्मीदवार आता है तो एक संभावना है कि चुनाव होगा और 5वीं सीट के लिए बहुत घमासान होगा। एनडीए को हराना हालांकि तब भी मुश्किल होगा। तो उसको छोड़ दे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, 5 एनडीए को जा रही हैं। तो एक ये भी खबर है ज्ञानेश्वर जी कि बीजेपी उसमें से 3 सीट लेना चाहती है। नीतीश कुमार का अपना कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है। उनका है कि 3 सीट आप ले लीजिए, और जिस सहयोगी को जिस तरह से बांटना है, आपको अपना लेना है, अपने सहयोगी को बांटना है, जिसको करना है वो आप करिए। 3 आप लीजिए, 2 सीटें अपना जेडीयू को जाएंगी। जो आपने भी कहा कि 2 जेडीयू की खाली हो रही हैं, दोनों जेडीयू के को मिल जाएंगी। वो अपना जिसको भेजना हो रिपीट करें या नए लोगों को भेजें, वो जेडीयू का हेडेक नहीं होगा। 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। वो 3 बीजेपी को बांटना है। ये हेडेक बीजेपी का है कि वो उपेंद्र कुशवाहा को फिर से भेजे, 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दे, या 2 अपने रखे और 1 ही सीट किसी सहयोगी पार्टी को दे। उसमें भी सहयोगी पार्टी को जो सीट दे वो 5वीं सीट होगी या 4थी सीट होगी या तीसरी सीट। देखिए 5 सीटों पर दोनों पार्टियां मिल करके जब बैठेंगी अपना तय करने रणनीति, तो पहली सीट तो नितिन नवीन की होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहली सीट नितिन नवीन की होगी अगर वो लड़ते हैं तो। और लड़ने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि अब बिहार में विधानसभा में रह के वो क्या करेंगे। ऐसे ही हम लोगों ने देखा, नितिन गडकरी भी एमएलसी थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और वो दिल्ली आए तो फिर अपना एक बड़ा बंगला और रहना दिल्ली में है, तो फिर बिहार विधानसभा में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो उनको 1 नंबर कैंडिडेट वो होंगे। उसके बाद 2 और 3 नंबर का कैंडिडेट जेडीयू का होगा। 4 और 5 नंबर का कैंडिडेट फिर जो है उसको तय करना है। बीजेपी का अपना होगा, एक सहयोगी पार्टी का होगा। एक अभी जो शुरुआती बातचीत है ज्ञानेश्वर जी, उसमें बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 2 हमारा जाएगा।
अच्छा। हाँ, 2 बीजेपी का जाएगा और 1 सहयोगी पार्टी का होगा। हम्म। अब वो सहयोगी पार्टी की 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को जाएगी या उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, हम्म। ये देखने की बात होगी। और ये एक दूसरी बात उसमें ये भी कही जा रही है, आप याद करिए विधानसभा की टिकटें बंट रही थी, तो जो जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि हमको हमारे राज्य स्तरीय दल का दर्जा लेना है, इसलिए हमको इतना सीट बिल्कुल। तो चाहिए ही चाहिए, 15-20 हम्म। सीट नहीं मिलेगा तो हमारा बड़ा अपमान होगा। हम्म। तो वो भी कहीं दूसरी जगह से वो तार खींचा गया था, जिसके बाद वो बयान दे रहे थे। तो हम्म। अभी वाला बयान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि कहीं से तार खींचा गया, कहीं से उनको कहा गया है कि आप जाकर के दावेदारी करिए राज्यसभा की सीट की। हम्म। लोकसभा की सीट पर भी उन्होंने दावेदारी की थी कि हमको कहा गया था कि हमको 2 लोकसभा सीटें मिलेंगी, 1 ही मिली। अब वो कह रहे हैं कि राज्यसभा का वादा किया गया है। तो वो एक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो चलती है, सहमत का खेल जो गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में चलता है, हम्म। उसके तहत उनसे ये बयान दिलवाया जा रहा है कि वो किसी न किसी की मांग को उनके जरिए न्यूट्रलाइज किया जाए। अच्छा। अब उनके जरिए चिराग पासवान की मांग न्यूट्रलाइज होती है या उपेंद्र कुशवाहा की, ये देखने की बात होगी। उनको हम्म। सीट नहीं मिलनी है। देखिए, हम्म। उनको पता है कि उनको सीट नहीं मिलनी है, और वो हम्म। जिस तरह से उनको ये भी पता था कि 6-7 से ज्यादा सीट विधानसभा की नहीं मिलेगी, तब भी हम्म। वो बयान देते रहे, खींचते रहे बात को, कहां तक उनको पता है, कहां तक रबड़ को खींचना ये तो साथ मिलकर 6 हो गया। है। 7 सीटें थी, 6 पर आ गए और तभी खुश जी। थे, बिल्कुल। खुशी थी। बिल्कुल। और भाई 80 साल का व्यक्ति और कहे कि हम प्रधानमंत्री जी के चेला हैं, तो अब हम्म। उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो ठीक है अपना, आपको लग रहा है क्या कि वो जिस तरह से हम लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों की बात की, आप लग रहा है क्या कि वो मंत्री पद छोड़ देंगे, केंद्र का मंत्री पद, और बिहार में उनका उनका बेटा विधानसभा मंत्री का पद छोड़ देगा बिहार सरकार में और संघर्ष बिल्कुल नहीं। करने आ जाएंगे? तो ऐसा नहीं होना है। तो ये एक वो दबाव की राजनीति के तहत उनका बयान है। और उस हम्म। दबाव, तभी आपने देखा कि उन्होंने अरुण भारती उधर फिर से एक तंज हुआ था, तो हम हम्म। रहे न हम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम वाली बात आई थी। एक शायरी में उन्होंने हिंदी सिनेमा के गाने से ट्वीट किया चिराग पासवान की पार्टी बिल्कुल। के बिल्कुल। एमपी ने। तो इतना ही नहीं, ये एक और भी खबर प्लान हुई और तुलनात्मक खबर प्लान हुई कि सौरभ पांडे, याद कीजिए चिराग पासवान हाँ, वाले सौरभ पांडे, बिल्कुल मैंने हाँ। कई जगहों पर खबर पढ़ी कि इस चुनाव के नतीजे के बाद सौरभ पांडे और प्रशांत किशोर की तुलना की गई और बताया गया कि कौन बेहतर स्ट्रेटजिस्ट है और किसने अच्छी सफलता पाई। यह भी एक खेल है। तो बताइए, ये आम के अमरूद से तुलना करना है? ये कोई तुलना बनती है इस तरह से? जी। लेकिन ठीक है, सब अपना मकसद होता है। दबाव की राजनीति में तो वो कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है, जो हम लोग भजन लाल वाली बात कहते हैं कि कैरम बिल्कुल। बोर्ड का खेल उनको बड़ा अच्छा लगता था कि जिस गोटी को मारना है उसको सीधे नहीं मारना है, आप किसी हम्म। और को मारिए, वो कोई और उसको जाकर के हिट करेगा। तो वो हम्म। स्थिति, ये जीतन राम मांझी का बयान कम से कम उसी रोशनी में देखने की जरूरत है। उपेंद्र हम्म। कुशवाहा जरूर सीरियस है। हम्म। तो एक संदेह, एक व्यक्ति जो हमारे जानने वाले, उनके भी जानने वाले, वो कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि ये तीनों विधायकों को बीजेपी की सह है, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल। कि बिल्कुल। भाई टूट के हमारी तरफ मत आओ, लेकिन हम्म। इतना दबाव में उपेंद्र जी को रखा जाए कि वो हम्म। बहुत आक्रामक होकर के राज्यसभा की सीट नहीं मांग सके। जी। बिल्कुल। ये बीजेपी ये कर सकती है, मतलब बड़ी हम्म। पार्टियां, वो ये बात हो सकता है उपेंद्र जी भी जानते ही हो। तो ये हम्म। कहीं ना कहीं एक दबाव है कि भाई पार्टी टूट जाएगी आपकी, आप ज्यादा राज्यसभा करिएगा हम्म। और नहीं मिलेगा तो कहिएगा कि हम छोड़ देंगे, तो आपके 3 विधायक छोड़ देंगे। हम्म। तो आप देखिए कि 4 विधायक की पार्टी लेकर के, बेटे को मंत्री बना करके, और पत्नी एमएलए है ही, आप एनडीए में बने रहना चाहते हैं या सब हम्म। गंवाना चाहते हैं? देखिए, सही बात जाएगा है। तो सब बिल्कुल। जाएगा, जी, जाएगा तो सब सब जाएगा। जाएगा। अगर वो हम्म। छोड़ते हैं, राज्यसभा के नाम पर नाराज होकर के छोड़ते हैं, तो बेटे का मंत्री पद भी जाएगा, हो सकता है कि एमएलसी भी जाए। अगर एमएलसी नहीं हो, उस समय तक तो एमएलसी का हो ही गया रहेगा उनका, हम्म। लेकिन वो मंत्री पद भी जाएगा और ये पार्टी भी टूटेगी, 3 विधायक भी जाएंगे। तो जी। ये एक दबाव की राजनीति बीजेपी की तरफ से हो सकती है। उन तीनों का मामला भी इस वजह से राज्यसभा से जुड़ता है। तो हम्म। बीजेपी अभी सारे दाव खेलेगी कि किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए उनकी डिमांड को। जीतन राम मांझी तो बयान दे ही रहे हैं, सिर्फ बयान देने के लिए, उनका कोई मतलब नहीं है। सीरियस कंटेंडर एक चिराग पासवान की पार्टी बनेगी। अगर जीतन राम मांझी और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो 1 सीट मिलेगी चिराग पासवान को। लेकिन बीजेपी कहेगी कि जिताना आपकी जिम्मेदारी है, हम उसमें नहीं कुछ कर रहे हैं, आप जिताइए, आप वोट का जो बंदोबस्त करना है वो आप करिए। बीजेपी हो सकता है उसमें कुछ मदद करे, लेकिन वो चिराग पासवान उतना करने की स्थिति में है। तब ये देखना होगा, जिस बात की अभी चर्चा चल रही है कि आरजेडी के बहुत सारे लोग टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ये उस समय देखना होगा कि कितने लोग टूटते हैं। देखिए, सर नीतीश कुमार जब आए दोबारा शपथ लेने बीजेपी के साथ पिछली विधानसभा में जनवरी 2024 में,
उसके पहले तक तो नहीं लग रहा था ना कि आरजेडी से प्रहलाद यादव टूट जाएंगे या चेतन आनंद टूट जाएंगे, नहीं लग रहा था, कोई कह भी नहीं रहा था कि हम टूटने जा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन टूट गए सब लोग। और न जी। इधर से टूटने वाले दिख रहे थे कि डॉक्टर संजीव टूट जाएंगे और बीमा भारती टूट जाएंगे, ये लोग तेवर दिखाएंगे। तो ये सब उस समय हुआ था, वो कहानी हुई थी। तो अब इधर से टूटने वाली तो कोई कहानी नहीं है ज्ञानेश्वर जी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के समय हम लोग देखेंगे उधर से टूटने का, कांग्रेस में भी और आरजेडी में भी ये होगा, उस तरफ कुछ खेल होगा। अभी जो हो रहा है, अभी जो कहा जा रहा है वो अभी नहीं होगा, उसी समय होगा। ये सब खेला फरवरी मार्च में होगा, जब राज्यसभा चुनाव की घोषणा होगी तब उनके कुछ लोग टूटेंगे, फिर इधर आएंगे, और उस समय तक कैबिनेट का रिसफल तो एक बार कैबिनेट का विस्तार हो गया रहेगा, लेकिन कुछ सीटें तब भी एक आध सीट खाली रखी जाएगी, मिले न मिले किसी को, लेकिन गाजर लटका के रखा जाता है, सो गाजर लटका के रखेंगे लोग। ये सब उसी समय होगा, ये खेल मार्च में ही होगा। तो चलिए, गाजर लटका कर रखा जाएगा। आरएलएम में संकट है और उपेंद्र कुशवाहा निशाने पर है। अब ऑपरेशन कुशवाहा के पीछे ताकत कौन सी है? क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा के लिए बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है? चिराग पासवान क्या राज्यसभा के लिए अरे हैं? और क्या क्या खेला होगा यह आगे आने वाले दिनों में? नया साल भी आ रहा है, बहुत कुछ होना है, चूड़ादही के बाद बहुत कुछ होता है बिहार में, वह भी आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।